रुद्रानी छेत्री है। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ। मेरे प्रोनाउंस शी हर है। हम यहाँ पे सोशल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो शायद हम लोगों से छिपे हुए हैं, हम उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जिन ट्रांस बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है, जिन ट्रांस बच्चों को ऐसे दलदल में धकेल दिया जाता है जहाँ उनके पास भीख मांगना या शरीर बेचने के अलावा कुछ नहीं रहता, हम उनको जगह देते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, हम उनको स्किल कराते हैं और साथ ही साथ अलग अलग कंपनियों से जुड़ के हम उनको जॉब्स भी प्रोवाइड कराते हैं। को ऐसा लगता है कि मैं एक ड्रेस पहन के अपनी मम्मी पापा के सामने चली जाऊं और मैं बोलूं मैं तो ट्रांस हूं, उनको भी शॉक लगेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर प्रोसेस स्लो होता है एंड यू गिव टाइम टू ईच अदर तो चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। The best thing is you do get your education। और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई, वरना हो सकता था मैं भी 18 साल की होती अपना घर छोड़ देती, कहीं चली जाती, मैं पढ़ती नहीं, मैं भी वही सारे काम करती जो अभी सारे लोग कर रहे हैं। वो रश में थे तो वो रश नहीं करना है। डोंट रश, प्लान। आज के दिन में तो आपको शादी करनी हो, छोटा से छोटा चीज करना हो, सबकी प्लानिंग होती है, आइटिनरी में डाल के रखते हैं। तो ये लाइफ है, आप सक्षम बन जाओ, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि आप कुछ भी करोगे जिंदगी में, यू विल गेट रिस्पेक्ट। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस इज ओनली व्हाट आई वांट टू शेयर। नमस्कार, मेरा नाम आयुष है एंड वी आर फ्रॉम द इंडिक टॉक्स। वी हैव स्टार्टेड दिस चैनल फॉर आवर सोशल कॉजेज़। हम यहाँ पे सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो शायद हम लोगों से छिपे हुए हैं, हम उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हैं रुद्रानी मैम, रुद्रानी छेत्री मैम। शी आइडेंटिफाइज एज शी हर, शी इज़ फ्रॉम अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और आई थिंक इट्स बेटर मैम खुद अपना इंट्रोडक्शन दें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जैसे आपने मेरा परिचय तो दे ही दिया है, मेरा नाम रुद्रानी छेत्री है। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ। मेरे प्रोनाउंस शी हर है। मैं दिल्ली से पैदा हुई हूँ और उसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई कहानियाँ हैं मेरे साथ, और हम बात करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ पता चलता रहेगा। पर मेरे परिचय का एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है मित्र ट्रस्ट, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने 2005 में शुरू करी थी। तो कभी भी मित्र का नाम आता है तो मेरा नाम आ जाता है, मेरा नाम आता है तो मित्र का नाम आ जाता है। तो शायद हम जुड़वे हैं पर थोड़े आगे पीछे पैदा हुए हैं। मैम, मित्र ट्रस्ट का तो हमने बहुत नाम सुना है। आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के लिए अपने ट्रस्ट के थ्रू बहुत सारे काम किए हैं। मुझे तो पता है लेकिन शायद हमारे ऑडियंस को नहीं पता होगा, तो आप अपने ट्रस्ट के बारे में, आप किस फील्ड में काम कर रही हैं, आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के लिए क्या किया है, व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैम आप। अच्छा, आज वैसे ही बहुत एक्साइटिंग दिन है। आपको ये बता दें, आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल को ही नालसा जजमेंट आया था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई और रिकग्निशन दिया था। तो टुडे इज़ अ ग्रेट डे। और जब आप कहते हैं कि मित्र ने बहुत सारा काम किया, तो वो मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ सरकारें भी हैं, मेरे साथ स्टेक होल्डर्स भी हैं, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो विश्वास रखते थे मानवता पे और उन्होंने ये काम किया। तो जब हमने काम की शुरुआत करी तो हमने बेसिक हेल्थ प्रोग्राम से शुरू किया, क्योंकि आप जब इतिहास थोड़ा बहुत समझोगे, जिस वक्त 2005 में हम लोगों ने अपने समुदाय के साथ काम करना शुरू किया, उस समय इतनी रिकग्निशन थी नहीं। लोग बात नहीं करना चाहते थे, लोग ऑफिस नहीं देना चाहते थे, बहुत कम लोग थे जिनको लगता था ये भी समाज का एक हिस्सा हैं और इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तब हमने उनके साथ हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया, और हेल्थ में बहुत स्पेसिफिक HIV के साथ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में, जहाँ पे ब्रिटिश आने के बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिल्कुल धिक्कार दिया गया, उनको एजुकेशन से निकाल दिया गया, उनको जॉब से निकाल दिया गया, उनको सोशल सिक्योरिटी से निकाल दिया गया, तो वहाँ उनके पास सिर्फ 2 ही चीज़ बचे थे। एक भीख मांगना सड़कों पे, लाल बत्तियों पे, ट्रैफिक सिग्नल पे, और दूसरा अपना देह बेचना। और जब वो देह भी बेचते हैं अपना पेट पालने के लिए, सरवाइव करने के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा उनको जानकारी नहीं है कि कितनी बीमारियां हैं। तो जब हमने 2005 में अपना कार्यक्रम शुरू किया, अपनी संस्था बनाई, तो हमने मुख्यतः उन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करी
जो अपने आप को किसी ना किसी जोखिम में डाल तो रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो बाद में उससे कैसे परेशान होंगे। तब हमने उनको एचआईवी की जानकारी दी, उनको कॉन्डम्स दिए, उनको सेफ़र सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सिखाई, और वो तो हमारा पहला चरण था उनको बचाने का। उसके बाद तो हमने बहुत सारे लोगों ने मिलके, मैं अकेली नहीं, हमने अलग-अलग क्षेत्रों में गए घुसे, जहाँ जिसके अंदर आपका पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कभी भी पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया नहीं गया। तो हमने एजुकेशन पे ज़ोर डाला, हमने अपने एनजीओज़ में उनको पढ़ाई दी, और आज के दिन आप देखोगे बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी उनको ये मौका दे रहे हैं, सरकार उनको मौका दे रही है, उनको स्कॉलरशिप्स दे रही है। उसके अलावा अभी भी, और हम ज़्यादा ज़ोर पढ़ाई के साथ किसी ना किसी तरह के स्किल पे डालते हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे सामान्य पुरुष और महिला के लिए होता है, कभी कभी पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, तो जब आपके पास कोई हुनर होता है तो उस हुनर के बदौलत आप कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आज के दिन में अगर हम मुख्यतः देखा जाए तो हम स्वास्थ्य में काम करते हैं बहुत पहले से, हम शेल्टर पे काम करते हैं। जिन ट्रांस बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है, जिन ट्रांस बच्चों को ऐसे दलदल में धकेल दिया जाता है जहाँ उनके पास भीख मांगना या शरीर बेचने के अलावा कुछ नहीं रहता, हम उनको जगह देते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, हम उनको स्किल कराते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग कंपनियों से जुड़ के हम उनको जॉब्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारा मुख्य सिद्धांत ये है कि आप शुरू से ए से उठाएंगे और जेड तक उठाएंगे, तो यही सिद्धांत है कि हमें हमारे छत के नीचे जो भी ट्रांस व्यक्ति आता है या नॉन बाइनरी व्यक्ति आता है, हम सिर्फ इतना अश्योर करना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ बिताए। उसको किसी के साथ भीख नहीं मांगना पड़े, कहीं जाके जलील ना होना पड़े, उसको अपने अधिकारों का पता हो। मैम, आपने बहुत अच्छी बात करी। आपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के बारे में आपने जो जो काम किए हैं, सच में बहुत सराहनीय काम है ये। मैम, अभी भी आपने बताया कि ब्रिटिश एरा से हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ था, जो भेदभाव स्टार्ट हुआ था, जो एक्ट्स उन्होंने बनाए थे, आज़ादी के बाद हमने वो एक्ट्स को रिपील कर लिया था। बट क्या उससे डिस्क्रिमिनेशन कम हो? क्या आज अगर हम आज़ादी, ब्रिटिश एरा से आज़ादी के समय, आज़ादी से फिर हम आज 2025 में आ गए हैं, तो मैम ये काफ़ी लंबा अरसा है जो हम उसको, मतलब मैं एक पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ कि आज़ादी से लेके अब तक, जब से वो हमने एक्ट्स रिपील किए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, एज फार एज आई रिमेंबर, तो ट्राइबल, हाँ, तो मैम वो एक्ट हट गया, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो रहा। लेकिन क्या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है? क्या हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़, क्योंकि एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो इकॉनमी में, जिनका एज सच कोई आउटपुट नहीं है, और जब हम सोच रहे हैं 2047 में हमें एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो इस विकसित भारत में हम किसी भी कम्युनिटीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकते, सबको साथ में लेके सबका योगदान चाहिए होता है। तो ऐसे में अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये किसी भी हालत में मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है। पर आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या डिस्क्रिमिनेशन अभी वैसा है जैसा पहले था, या आपको फ्यूचर कैसा लग रहा है मैम? मतलब काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ा इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। अगर इन जनरल कभी भी कोई व्यक्ति कहता है कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जो हमारे जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि हम लोग एक ऐसा देश हैं जिसमें विभिन्नताएं हैं, भाषा में फ़र्क है, खाने में फ़र्क है, वेशभूषा में फ़र्क है, जातियों में फ़र्क है, धर्म में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि अंग्रेज़ जब आए होंगे तो बौखला गए होंगे। जिन्होंने हमेशा सिर्फ 2 या 3 रंग देखे, उन्होंने देखा यहाँ तो हज़ारों रंग हैं, इतने रंग हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कानून अपने समझ के हिसाब से, अपनी दिमाग के हिसाब से बदलाव करने की कोशिश करी। उनको लगा होगा किसी देख के ट्राइबल व्यक्ति को या किसी ट्रांस व्यक्ति को, अरे ये तो फिट नहीं होता यहाँ पे, इसने कपड़े ऐसे नहीं पहने, या ये दिख नहीं रहा अच्छा, तो ये हो सकता है कि किसी ना किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जो समाज के लिए सही नहीं है। उन्होंने अपना थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया कि वो डाइवर्सिटी को समझें। तो उन्होंने तो जो अपना करना था काम कर दिया।
उसके बाद वो चले गए। उसके बाद आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये बहुत डिबेटेबल है, पहले पे मैं बोलना चाहती हूँ। जब संविधान आया, संविधान बनाया गया, तो संविधान में देखेंगे आपकी जो ऐसी जाति हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी गई कि सबको समानता में कैसे लाए जाए। पर अब जो संविधान पढ़ोगे तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं भी इतना मैं पढ़ती नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत सुनने में आता है, समझ आता है कि मुझे नहीं लगता ट्रांस व्यक्तियों के लिए उस संविधान में कुछ लिखा गया है कि उनका उनको ऊपर बना लाया जाए, उनको सक्षम किया जाए। तो ये लड़ाई तब से चलती रही है। तो हालांकि नालसा जजमेंट जब आया, जब दो व्यक्तियों ने उसमें क्या नाम है पिटीशन फाइल करी, फिर और लोगों ने जाके उस पर इंटरवीन किया। बड़े बड़े नाम हैं इसमें, जैनब हैं जो पहले अर्नेस्ट के नाम से थी, गौरी सावंत गुरु हैं जो कि आपने जिनकी फिल्म भी देखी होगी, सुष्मिता सेन थी जिसमें, और जो इंटरवीन जिन्होंने किया आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि मेरी गुरु भी हैं। तो ये सारी चीज़ें तब से शुरू हुई। अगर संविधान में भी थोड़ा बहुत ऐसा प्रावधान होता कि इन व्यक्तियों, इन पर्टिकुलर वर्ग के साथ अगर किसी तरह का भेदभाव होता है तो आप भी कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं, आपके साथ कुछ हो सकता है। पर आप पूरा देखेंगे तब से कुछ नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्लैंक। इट्स ओनली आफ्टर द नालसा जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट अभी अभी हाल फिलहाल में ही जाके राइट्स एंड प्रोटेक्शन बिल और एक्ट बना है हमारे लिए। हाँ मैम। तो ये बहुत गैप बीच में रह गया जहाँ पे एक ऐसे देश को, भारत देश को जो विकसित और विकास की तरफ बढ़ रहा है, उनको ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, पर वो कर नहीं पाई। तो उस बेस में जो अभी मैं देख रही हूँ आज का दिन मुझे ये पता है कि कोई मुझे डिस्क्रिमिनेट करता है, मेरे साथ कुछ भेदभाव होता है, तो मैं थाने में जाके वो एक्ट दिखा सकती हूँ और मैं बोल सकती हूँ, मैं इतनी सक्षम हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि ये करना चाहिए, जो कि बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। वो इस एक्ट के बाद शुरू हुआ। तो अभी अभी धीरे धीरे हम भी जागरूक हो रहे हैं, लोग भी जागरूक हो रहे हैं। पर जो बदलाव उस समय हो जाता तो आज तक समय बदल चुका होता। पर समय इसलिए नहीं बदला, वो भेदभाव इसलिए नहीं बदला क्योंकि बहुत रीसेंट है। लोग अभी भी उसी बेकार नज़रों से हमें देखते हैं कि इनका होना ही एक अगली फीलिंग देता है। तो ये भेदभाव तो है, रहेगा। अभी भी मैं आई, मतलब स्टूडियो के बाहर 5 मिनट खड़ी रही तो मैंने लिटरली नोट किया कि कोई जा रहा था अपने बाइक पे, वो रुका, वहाँ पे रुका, वो 5 मिनट तक रुका रहा वहाँ पे, वो मुझे देखता रहा, पता नहीं क्या कोशिश करी उसने। फिर मेरे को लिटरली पलट के गेट की तरफ खड़ा होना पड़ा, फिर वो वहाँ से गया। तो भेदभाव सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई आपको गालियाँ दे, भेदभाव ऐसा नहीं है कोई आपको छीन ले, मारे। भेदभाव एक ऐसी बुरी नज़र भी है जो आपको एक पब्लिक स्पेस में अनकंफर्टेबल कर दे। आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज़ राइट टू स्टेयर मी, टॉक अबाउट मी। अगर यही आपके साथ हुआ तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए वहाँ पे। किसी मैडम के साथ हो, सिसजेंडर फीमेल के साथ हो, तो वो पुलिस बुला लेगी। बट पीपल स्टिल थिंक सो। तो ये है, अभी इसमें समय लगेगा। मैम क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं होते जब मैं ऐसी मतलब चीज़ें जब मैं सुनता हूँ। आपने जैसे बताया जो डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ हमने लॉज में शायद हमने वो डिस्क्रिमिनेशन हटा दी है, लेकिन सोसाइटी में अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन है। लोग अभी भी जब भी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्तिज़ को देखते हैं तो उनके मन में यही सवाल आता है कि उनका एक उन्होंने एक माइंडसेट बना रखा है कि ये लोग होंगे तो या तो पैसे मांगेंगे या कुछ ऐसा वैसा, जो भी उनके माइंडसेट है। आई थिंक हमें ये जो विचार है, मतलब ये जो सोच है समाज की, इसे बदलने की ज़रूरत है। और शायद हमारा भी प्रयास, हमारा पॉडकास्ट से भी हमारा यही प्रयास है कि हम समाज में वो बदलाव ला सकें। शायद थोड़ा ही सही, बट शुरुआत तो हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बताया कि मतलब आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जहाँ पे उनके साथ जैसा आपने बताया सेक्सुअल हरासमेंट और ये सब। तो मैम क्या हमारे लॉज अभी इन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं? क्या अभी अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, अगर वो किसी पुलिस थाने में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो क्या अभी पुलिस का वो एटीट्यूड बदला है, सरकारी तंत्र का वो एटीट्यूड बदला है कि वो अभी भी जैसे वो इग्नोर कर रहे हैं, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो कोई एफआईआर नहीं होगा, मतलब एक उनका जो एक अभी तक जैसा चलता है? तो देखिए, इस पे मेरा बहुत मिला जुला एक्सपीरियंस रहा है
जैसे बोलते हैं ना कि अगर समाज में जाओ तो आपको हर व्यक्ति एक जैसा नहीं दिखेगा, हर व्यक्ति अलग अलग दिखेगा। एक किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी सामान्य बोलना नॉर्मल रहेगा, पर मैं नॉर्मल शब्द इस्तेमाल नहीं करती। द मिनट आई से जेंडर मेल एंड फीमेल नॉर्मल, वी बिकम abnormal, so we are not abnormal, it's like just like any other regular person। उसके लिए भी सिस्टम ऐसा ही है। अभी आप सक्षम हो तो आपके सारे काम हो सकते हैं, आप सक्षम नहीं हो, ऊपर से इंटरसेक्शनैलिटी है, आपकी जाति को बहुत मान्यता नहीं है, निचले वर्ग पे है, आपका धर्म उस वर्ग पे है, तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। सो ये हमारे साथ भी है। और जब तक मैं बात करती हूँ सरकारों की, सरकारों ने वो चीज़ें प्लेस कर दी है, वो उस कम्युनिटी के साथ बैठ के उन्होंने उनका दर्द समझा, उसके हिसाब से चीज़ें बनाई और उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें पास हुई हैं, वो हैं। पर वो अभी तक नीचे आई नहीं है। जो महकमा है, आप एक जगह पे पॉलिसीज़ बना सकते हो, आप एक्ट बना सकते हो, पर उनको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन होंगे? बाकी लोग होंगे जो निचले वर्ग में हैं। और जब कानून की बात आती है और सुरक्षा की बात आती है तो वो पुलिस का काम है, वकीलों का काम है। ठीक है, अगर हेल्थ की बात होती है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुछ बनाती तो वो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम था एचओडी का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हॉस्पिटल सेटअप का। इसीलिए कानूनों में भी ऐसा है। तो मेरी एक्सपीरियंस लगातार इस साल में ऐसा रहा है कि वकीलों ने मुझे फ़ोन किया, पुलिस वालों ने मुझे फ़ोन किया, जहाँ पे वो एक ट्रांस व्यक्ति के लिए, जिनसे वो मिले उनके लिए मदद ढूंढ रहे थे। कि एक पुलिस का फ़ोन आया, उन्होंने बोला हमारे पास एक ट्रांस व्यक्ति है, उनके पास कहीं आने की जगह, जाने की जगह नहीं है, तो क्या आप अपने शेल्टर रूम में रख पाओगे? मैं सोचती रही इस बात को, हाउ नाइस इट इज़। अ पुलिस पर्सन यूजुअली हु इज़ ऑक्यूपाइड, हु इज़ बिजी, हु डू नॉट लिसन टू अ पर्सन जो उनको लगते हैं निम्न वर्ग में है, वो लिटरली मुझे रात को 10 बजे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि इनके लिए शेल्टर है। आई सेड है, आप उनको कल भेज दीजिए। वो आई, हमारे यहाँ रही हैं, वो अभी भी हमारे यहाँ रह रही हैं। इट इज़ अ नाइस स्टोरी। वेयर इज़ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक बड़ा चीज़ हुआ, G20 हुआ था एक बार। तो सारे ट्रांसजेंडर्स को बत्तियों से हटा हटा के उनको अरेस्ट भी किया गया, उनसे पैसे भी लिए और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो एक समय पे समझ आता है जिनको कानूनों का पता है। मैं जिसने मुझे रात को 10 बजे फ़ोन करके शेल्टर होम मांगा एक ट्रांस के लिए, मैं समझ सकती हूँ कि उसको कानून का पता है और वो वाकई में अपना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने रीच आउट किया। और वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो और कम्युनिटी को हरास कर रहे हैं। तो लोग अलग अलग तरह के हैं। पर आज से 4-5 साल पहले की बात करूँ तो मैंने बदलाव देखा है, और ये बदलाव अभी शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है इसमें समय लगेगा और समय लगेगा। और दूसरी बात जो आपने शुरुआत में कही कि लोग डरते हैं कि पैसे मांग लेंगे, आपका डरना जायज़ है, आप डरो भी, क्योंकि ये डर की स्थितियां पैदा किसने करी? आपने एक व्यक्ति को स्कूल नहीं जाने दिया, आपने एक व्यक्ति को कॉलेज पढ़ने नहीं दिया, उसी बेस पे उसको जॉब नहीं लगी, वो सक्षम नहीं हो पाया, उसके परिवार ने, उसके समाज ने उसको धिक्कार दिया। तो आपको क्या लगता है इतनी सारी चीज़ होने के बाद उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती होगी? क्या वो व्यक्ति महीने में एक बार बीमार नहीं पड़ता होगा? क्या वो व्यक्ति अकेले रह रहा होगा कहीं, तो क्या उसकी कोई एक फ्रेंड, उसकी दोस्त कभी महीने में एक बार उसे मिलने नहीं आएगी? क्या उसको वो चाय ना पिलाए? तो सर्वाइव तो सबको ही करना है। जब अपने सारे रास्ते बंद कर दिए तो भीख मांगे, और उसको पता है कि आज मैंने ये 200 रुपये नहीं कमाए तो शायद मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ का मैं किराया नहीं दे पाऊँ। मैं आपको एक बात बोलूँ, आपने महिलाओं को, पुरुषों को, छोटे बच्चों को रात के वक्त सड़कों में सोते हुए देखा होगा। देखा। आप बहुत रेयर किसी ट्रांस को देखोगे, मैंने तो आज तक नहीं देखा जिसने बाहर कहीं वो सो रहे हों। वो रहते होंगे, अपना काम करते होंगे, दिन में करते होंगे, या कोई सेक्स वर्क में है वो करते होंगे, पर वो घर जाते हैं, वो एक छत के नीचे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके अगल बगल में कोई नहीं है। तो उसको तो कमाना है। तो वो कैसे नहीं कमाए बताओ? मैं समझ सकती हूँ शायद आप 100 रुपये ही लेके निकले हो, पर मुझे पता है आज मैंने इनसे 5 रुपये नहीं लिए तो मेरा दिन भर का कैलकुलेशन खराब है। तो ये एक मजबूरी है, मजबूरी ही ये करा रहा है। मैम, आपने बहुत बड़ी मतलब आपने काफ़ी कुछ सोचने के लिए हमें मजबूर किया है। लिटरली मैं वो सोच रहा हूँ, तो मैम मुझे लग रहा है कि क्या जैसे हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ है उसमें अब लोगों को कमाना है, लोगों को छत चाहिए, लोगों को खाना चाहिए, इसके लिए रोज़गार बहुत ज़रूरी है। और रोज़गार होने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब आप शिक्षित होंगे तो शायद आप बेहतर रोज़गार पा सकते हैं।
और अभी भी जो मैं देखा हूँ, जहाँ तक मेरे पास डेटाज मैंने स्टडी किए थे, मैंने देखा था कि इलिटरेसी इज़ वेरी मच प्रेवलेंट, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ में। आप लोग अपने ट्रस्ट के थ्रू और बहुत लोग बहुत सारे एनजीओज़ के थ्रू उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मैम, क्या अभी भी क्या वो रेगुलर स्कूल्स में क्या ट्रांसजेंडर जा रहे हैं, क्या वहाँ पे भी उनको डिस्क्रिमिनेशन रेगुलर स्कूल्स, मतलब जो बच्चे हैं हमारे, जो ट्रांस बच्चे हैं, जो मतलब क्लास 1 to नर्सरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, क्या उनको भी स्कूल में, क्या वो स्कूल में वो सेफ महसूस कर पा रहे हैं? ये देखो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अपने से पहले मैं उन लोगों को भी इसमें ऐड करना चाहूँगी ताकि आपको ये समझने में आसान हो। मैं कल परसों कोई खबर देख रही थी, वहाँ बताया गया कि परीक्षाएं हो रही थी जो करनी बहुत ज़रूरी थी, पर कुछ लड़कियां जिनको उनके मंथली पीरियड्स हो रहे थे और वो नीची जाति की थी, तो उनको क्लासरूम से बाहर बैठ के अपने एग्ज़ाम्स लिखने पड़े। ठीक है, तो ये एक छोटा सा किस्सा मैं सिर्फ आपके दिमाग में इसलिए बैठा रही हूँ कि आप समझें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना खुद एजुकेटेड है, खुद कितना इंक्लूसिव है, खुद कितना नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमारे कम्युनिटी के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इसका कारण यही है कि उनको ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो पढ़ ही नहीं पाते। जैसे वो अपने एडोलेसेंट में जाते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, स्कूल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। क्लास में तो वह हरास होते होते हैं, अपने सीनियर लोग उनको सेक्सुअल हरास भी करते हैं, अब्यूज़ भी करते हैं। कुछ कुछ केसेस में टीचर्स भी हैं, जो मेल टीचर्स हैं, वो भी करते हैं। तो आप एक ऐसे स्कूल में क्यों रहना चाहोगे जहाँ आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, पर उसके बदले आपका शोषण हो रहा है, घड़ी घड़ी शोषण हो रहा है। और जहाँ आप उसकी शिकायत लेके किसी ऊंचे वर्ग पे जाओ या अपने पेरेंट्स पास भी जाओ, तो उनसे भी दो तमाचे खाओ ये सुन के कि तेरी हरकत ही ऐसी है। अब जो व्यक्ति अपने आप को जैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, ऐसे ग्रो हो रहा है, ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफ समबडी सेक्सुअली हरासेस दिस पर्सन, वो उस सिस्टम में क्यों रहना चाहेंगे? नेचुरली नहीं रहना चाहेंगे। रहना तो चाहिए। कारण ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, नहीं करना चाहते, पर शुरुआत से ही सबसे बड़ा मुद्दा यही खड़ा कर दिया जाए कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। आप एक घूंट पानी पियो तब भी आपको ताना सुनना पड़े, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। लगता है हमारे स्कूल को बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक चैप्टर इंट्रोड्यूस कर देने से ट्रांस लोगों के बारे में या उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने से नहीं चलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। आई बिलीव विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट दैट आप अपने बच्चों को डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ यू आर इन्फॉर्म्ड, यू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम IAS ऑफिसर, whosoever you become, at least you do have some information about different communities and different gendered people। पर आप शुरू से नहीं बताओगे, उल्टा आपके सिस्टम में ऐसा हो जाएगा कि आपके बच्चे होंगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं उनसे दूर रहना। आपने तो डरा दिया उस बच्चे को। आपके लिए तो मज़ा था, या उसको चुप कराने के लिए या उसका नौटीपन दूर करने के लिए आपने तो ऐसा करके छोड़ दिया उसे, पर वो उसके दिमाग में बैठ गई। अब वो बड़ा होके बन गया IPS ऑफिसर, वो बन गए IAS ऑफिसर। तो वो कच्चा घड़ा जो आपने मजबूत किया, उसमें आपने एक अंश तो डाल दिया ना, ये लोग बुरे होते हैं। तो मुझे लगता है समाज को अगर आप दूर, if you long term, if you have a roadmap and if you have a vision that we need to create this society and be inclusive, मुझे लगता है वो क्लासरूम्स ही हैं, बच्चे ही हैं, जहाँ पे आप दूसरे ट्रांस बच्चों को, नॉन बाइनरी बच्चों को एडमिशन ही ना दें, पर उनको ये सिखाएं, उनको समझाएं कि दूसरा व्यक्ति भी आप ही की तरह है। वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इट डजेंट मैटर, पर वो हम अपने बच्चों के साथ उसका बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, ये तो जेंडर की बात है, हम अपने समाज में क्लास को लेके भी सिखाते हैं। अगर आप अगर 1 लाख रुपए महीना का कमाते हैं और अगर आपके कोई काम करने वाले पड़ोसी अगर 10,000 रुपये कमाते हैं, तो आप नहीं चाहोगे आपके बच्चे उनके साथ घूमें, क्योंकि आप अपने आप को हाई क्लास मानते हो। अरे उनके साथ नहीं घूमना, उनके तो ढंग ही ऐसे हैं, उनके तो रंग ही ऐसे हैं। जब हम अपनी सोसाइटी में वो इतनी ईजिली कर लेते हैं विदाउट फीलिंग गिल्ट, विदाउट फीलिंग दैट what are we teaching our kids, then I think it is a difficult world। आपको अपने बच्चों को हर जगह से एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भेदभाव करना तो बंद ही करना पड़ेगा।
और हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। आज आप हमारे गरिमा गृह आएंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का प्रोग्राम है, शेल्टर होम है। वो बच्चे अपने घरों से इसलिए भाग के आए हैं क्योंकि वो भीख नहीं मांगना चाहते, वो अपना बदन नहीं बेचना चाहते। वो यहाँ पे पढ़ के, अपनी पढ़ाई करके, स्किल सीख के कहीं पे एक ऐसी जॉब ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे उनको सम्मान मिले। आज हमारी कम्युनिटी के लिए सम्मान इतना इम्पोर्टेंट हो गया, वो कहते हैं कि अगर 3 वक्त के अलावा हमें 2 वक्त भी खाने को मिलेगा वो चलेगा, पर हमें वो देह दृष्टि नहीं चाहिए जहाँ पे हमें नकारा जाता है। आपने सही बात बोली कि हम एज अ समाज हम ही वो अपने बच्चों में वो परवरिश में हम वो कमियां करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति एक डिस्क्रिमिनेशन हम डालते हैं, और जिससे बच्चे जो बड़े होते हैं उनके अंदर वो रह जाता है, और वो शायद वही उनकी पर्सनालिटी में डेवलप भी कर जाता है। अ, इसके लिए तो मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट यस, बट मोर एज अ सोसाइटी। अभी भी लेकिन मैम अभी जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था यूपी गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली थी फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल। तो अभी सरकार कहीं ना कहीं वो एक कोशिश कर रही है कि हम ट्रांसजेंडर पीपल को मेन स्ट्रीम में ला सकें, वी हैव टू मेन स्ट्रीम देम। तो आपको मैम क्या लग रहा है कि क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज सच, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो स्किल डेवलपमेंट सेक्टर जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हों वो जो ट्रेडिशनल रोल जो अभी तक वो प्ले कर रही हैं, जो करती आई हैं, हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारी कोशिश है कि वो उससे बाहर आए और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें वो जुड़े। तो मैम आपको क्या लग रहा है कि क्या उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, क्या वहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा हमने भी एक देयर वाज अ वीडियो आई सॉ यूट्यूब पे, जिसमें वो लोग जा रहे थे किसी कहीं पे जॉब करने। व्हेन जॉब वेंट वेल, जब उन्होंने रिज्यूमे देखा कि शी इज़ अ ट्रांसजेंडर, तो दे आउटराइटली रिजेक्टेड देम कि नहीं, नहीं लेंगे। इट माइट बी अ स्किट बट इट शोज द रियलिटी। तो मैम क्या अभी भी जैसे सरकार के जो प्रयास हो रहे, तो क्या अभी क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इकोनॉमिक मतलब उनको क्या ग्रोथ मिला है, उसमें अभी हो रहा है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट की जहाँ बात है, मतलब ये तो वही कर सकते हैं जिनके पास अपने सेटअप्स हो, जिनके ऑफिस हो, उनके पास अपने बिजनेस हो। तो आई विल से ऑल द बिजनेसेस डू नॉट अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। उनको ये समझ नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। अब दिल्ली के अंदर ही अगर आप ललित होटल में घुसोगे, आपको ललित होटल में घुसते के साथ ही कुछ ट्रांसमैन ट्रांस वुमेन वहाँ काम करते हुए दिख जाएंगे। और इट इज़ सो नॉर्मल, इट डजंट मैटर कि वो कौन व्यक्ति है। इट जस्ट कि वो व्यक्ति अपना काम अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है। तो जब मैं गरिमा गृह की बात करती हूँ, ये जो बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं, ये हमने 2021 में शुरू किया, और उसके बाद हर साल जो बैच आया है अभी तक, वो कहीं ना कहीं बेहतर जगह पे काम कर रहे हैं। ये लोग अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड और गुरु भाई है, वो बार्कलेज बैंक में काम कर रही हैं। बहुत सारे बच्चे ललित में हैं, कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गए हैं। तो एक तो ये भी है कि बच्चा खुद अपने लिए क्या करना चाहता है, क्योंकि एक ट्रांस व्यक्ति की स्थिति आपको समझना पड़ेगा मेंटल हेल्थ के अराउंड। आप समझो कि जो बच्चे सामान्य घर में रहते हैं, इतना पेरेंट सपोर्ट, सोसाइटल सपोर्ट, ट्यूशन, उसके बाद भी वो कभी कभी बुरा कर लेते हैं, मतलब उनसे नहीं हो पाता सक्सेस। वेरेज एक ट्रांस व्यक्ति जो स्कूल में बुली हुआ, उसको घर से भागना पड़ा, क्या ना, 50-100 रुपये लेके, हर जगह से उसको टॉर्चर हुआ, जिस उम्र में उस कच्चे घड़े को अपने आप को सक्षम बनाना था, उसके साथ इतना भेदभाव हुआ कि वो मेंटल हेल्थ उसकी स्टेबल नहीं रही। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो पढ़ाई करके, स्किल करके अच्छा कर लेते हैं, और ये सारी कंपनीज उनको काम देने के लिए रेडी है। मेरे पास अभी भी फ़ोन आते हैं कि दे आर लुकिंग फॉर ट्रांसजेंडर पीपल फॉर हायरिंग। पर मेरा एक ही समस्या है उसमें अभी तक। बहुत लोगों से तो कंप्लेन नहीं है, पर कुछ कुछ जगह मैंने ये देखा है कि जैसे इक्विटी की बात आती है, जैसे अभी भी मुझे लगता है कि, मुझे नहीं पता, मैं तो दिल्ली में हूँ, और जगह या दिल्ली में भी होता होगा कि
एक ही काम के लिए हो सकता है, मेरा ये मानना है, मैंने ऑब्जर्व भी किया कि पुरुषों को ज़्यादा मिलेगा और महिलाओं को कम मिलेगा. सेम टाइम, सेम काइंड ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग. Maybe the female person is more, active and more responsible, but still, this female person will get lesser pay than any cisgender heterosexual male. और मुझे लगता है कि यही चीज़ अभी वो ट्रांस व्यक्तियों के लिए हो गया है. तो इस पे हमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा है. अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो यू हैव अ होम टू गो बैक, जिसका रेंट शायद आपके बड़े भैया भाभी भी जॉब करती है तो, या पेरेंट्स कहीं सपोर्ट करते हैं तो आपकी उस सैलरी में, अच्छी सैलरी होने के बाद भी आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है. वेयर इज़ द सिंगल ट्रांस पर्सन जिसको घर भी रेंट करना है, हो सकता है कभी कभी उसे ट्रैवल में मजबूरी हो, बस में ट्रैवल नहीं कर पाए, मतलब उसको डर हो किसी चीज़ का, उसको ऑटो में ट्रैवल करना पड़े, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ ट्रांसजेंडर इज मच हायर. तो भी मैम कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है पीछे, फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए कभी कभी जॉब्स उनको छोड़नी भी पड़ जाती है. जैसे एक मेट्रो स्टेशन ने, मैं कौन से स्टेट का है मैं तो याद नहीं करूँगी अभी, वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी तो दी, पर आपको रिसोर्सेज भी क्रिएट करने पड़ते हैं. अगर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मैं आज रजौरी गार्डन में जॉब ऑफर करूँ, मे बी 20,000 रुपये की, और मैं बोलूँ कि पूरे इस एरिया में आपके लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि ट्रांस व्यक्ति को कोई घर नहीं देगा, तो आप फरीदाबाद या नोएडा या किसी भी, मतलब बहुत दूर से आ रहे हो, तो जस्ट इमेजिन हाउ दिस पर्सन विल मैनेज. सो यू हैव टू क्रिएट रिसोर्सेज ऑल्सो. इफ यू आर गिविंग जॉब, यू नीड टू टॉक अबाउट इंश्योरेंस, यू ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट पार्टनर्स बेनिफिट. आप सिर्फ जॉब दे के पीछा नहीं छुड़ा सकते ना, आपको सिक्योरिटी भी देनी है, वहाँ पे सब चीज़ देना पड़ेगा आपको. There's a lot of talks in the मतलब सोसाइटी, मतलब हर जगह न्यूज़पेपर देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, a lot of talks about breaking the glass ceiling for the women. So as well as I feel, जहाँ तक मुझे दिखा है, women have broken the glass ceilings a lot of places. Now we want to see the transgender people to break those glass ceilings, to grow, to become a CEO of a company, to start their own businesses, big businesses. I think that's the future we would like to see. I think we have already started. We already, there. आप अगर मुंबई जाएंगे तो मेरी गुरु भाई और फ्रेंड लगती है जैनब, उनके वहाँ पे रेस्टोरेंट चलते हैं, उनके वहाँ पे पार्लर चलते हैं. और ऐसे कल्की सुब्रमण्यम मेरी एक दूसरी दोस्त है जो कि पौंडीचेरी में है, अरावली एक जगह है वहाँ पे. मैम वहाँ पे कोई एक वो टेम्पल है ना जो ट्रांस, मतलब वहाँ पे बहुत फेमस, साउथ में वो अरावन का वो करते हैं, अरावन से वो एक दिन शादी करते हैं, दूसरे दिन डिवोर्स होते हैं. ये भी माइथोलॉजिकल एक स्क्रिप्ट है जो एज अ ट्रांस व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग महाभारत, रामायण, जहाँ पे हर जगह मेंशन है. But the point I'm saying is we have already started. It just we need more support, क्योंकि बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कभी कभी होता है फैमिली से आ रहा है, एंजल सपोर्ट आ रहा है, कोई आपको क्या नाम है फंड्स दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है. जैसे मैं खुद, मुझे हमेशा एक चीज़ में मानना था कि जब आप तरक्की देखना चाहो अपने लिए तो तरक्की को सीमित मत रखो. तरक्की ये नहीं हो सकती कि रुद्रानी को आज कोई महीने की 1.5 लाख 2 लाख रुपए की जॉब दे दे. मैं उससे थोड़ा बड़ा सोचना चाहती हूँ. मैं इसलिए बड़ा सोचना चाहती हूँ कि अगर मैं एग्जाम्पल सेट नहीं करूँगी तो दूसरा ट्रांस व्यक्ति हमेशा जॉब ही करेगा और जॉब में ही अपना सोचेगा कि इस महीने 25,000 बढ़ गई, इस महीने 10,000 बढ़ गई, इस महीने 5,000 बढ़ गई. सो दिस इज़ हाउ वन ऑफ द इनिशिएटिव विच आई ऑल्सो हैव डन. हमने 2 बिजनेसेस सेटअप किए. एक इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडलिंग एजेंसी जो हमने 2015 में शुरू किया. उसी के साथ हमने अपना एक होटल एंड रिजॉर्ट का बिजनेस शुरू किया जो कि बहुत एक सोशल एंटरप्राइज की तरह है, जहाँ पे हमारे ट्रांसमेन ट्रांस वुमेन भी काम करते हैं. ये ऋषिकेश में है. अगर आपने ऋषिकेश में कभी राफ्टिंग और वो कैंप्स वगैरह देखेंगे तो हमारा वो बिज़नेस है. तो मेरा मानना है कि हमने कदम रख दिया है, और राम जी तो वैसे भी कह के गए थे कि कलयुग में हमारा राज होगा, वो तो होना ही होना है. वेरी ऑप्टिमिस्टिक. हम वो लोग हैं जिन्होंने इतना दुख देखा है, इतना सितम देखा है, और हमने अपने आप को टूटने नहीं दिया.
हम एक घर की तरह, एक फैमिली की तरह मिल के रहें, चाहे वो मेरी गुरु हो, मेरी गुरु भाई हो, माई अदर फ्रेंड्स from the work, or maybe people I've known since I started transitioning. So we all are family. Whenever there is a need, we all come together and support each other. वैसे हम आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत कलेश मचाते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, खुद परेशान होते हैं, पर जब ज़रूरत की बात होती है तो मुझे पता है कि आज मेरी गुरु ही मेरी मदद करेगी, या मेरा कोई दोस्त ही मेरा मदद करेगा जो मुझे समझता है. दैट इज़ वन थिंग. मैम, एज यू नो कि जैसे मीडिया है, आप जैसे मीडिया एजेंसी में हैं, मतलब तो यू नो कि मीडिया मूवीज़ आर अ वेरी पावरफुल मीडियम, जहाँ पे आप तो अभी जैसे मीडिया और मूवीज़ में जैसे उनके पोर्ट्रेल्स हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के, आपको क्या लगता है, इज़ इट हेल्पिंग द मूवमेंट? क्या वो मूवमेंट को सपोर्ट करे या मूवमेंट के मतलब हार्म कर रहे हैं मूवमेंट को? कुछ तो देखो, ब्रिटिश बर्बाद करके गए थे हाँ हमें, मैम. उसके बाद सारा का सारा रह जाता है मीडिया को. आप 80s की फिल्म देखो, 90s की फिल्म देखो, ये सारी फिल्में देखो, एक ट्रांस व्यक्ति को उन्होंने कैरिकेचर की तरह दिखाया है, जहाँ पे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जहाँ पे उस पे लोग हंस रहे हैं, और लोगों को मज़ा आता था वो देख के. उन्होंने कभी उस चीज़ को सीरियस नहीं ले लिया, उनकी लाइफ को समझने की कोशिश नहीं करी. जैसे एक हीरो की लाइफ पूरी दिखा दी, हीरोइन की दिखा दी, एक माँ का कैरेक्टर हो तो दिखा दिया. एक ट्रांस व्यक्ति का कैरेक्टर वो बहुत डिमीन करके, कैरिकेचर बना के, कुछ 1-2 मिनट के, सेकंड के लिए, गैग के लिए इस्तेमाल किया गया, और वो कंटिन्यू रहा. जब फिल्म ख़त्म हो गई तो वो स्कूलों में वो छेड़खानी रही, वर्क प्लेसेस में रही. तो वो जितना अत्याचार इन्होंने किया है मीडिया ने, मिस रिप्रेजेंटेशन, गे की स्टोरी लिखनी हो, गे के बारे में क्यों न्यूज़ हो, किसी गे व्यक्ति के बारे में, तो वो न्यूज़ पूरी लिख देंगे, ऊपर ट्रांस व्यक्ति की फ़ोटो लगा देंगे. किसी ट्रांस व्यक्ति का न्यूज़ हो तो ट्रांस की पूरी न्यूज़ लिख देंगे, उसमें 2 गे लोगों को दिखा देंगे. तो इसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन एज ए किडनैपर है. हमेशा क्या नाम है, ये लोग सेक्सुअल नेटवर्क चलाते, ऐसा नहीं है. इट वाज ऑल अबाउट सर्वाइवल, एंड मीडिया हैव ऑलवेज मिस रिप्रेजेंटेड. अब हाल फिलहाल जब से OTT आया है, जो ये पिछले मैं 5-6-7 साल देख रही हूँ, अब शुक्र है जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर तो इतने इन्वॉल्व नहीं होते, जो क्रिएटिव टीम है वो एटलीस्ट इतना तो कष्ट उठाती है कि फ़ोन उठा के वो मेरे जैसे किसी व्यक्ति से फ़ोन करके पूछ लेते हैं, रुद्रानी, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट आवर कैरेक्टर लुक्स लाइक, एंड दीस आर द थिंग्स, डू यू थिंक इट इज़ राइट और एथिकली या किसी तरीके से कुछ गलत है, तो हम अपने इनपुट्स दे देते हैं. पर कुछ लोग हैं कि वो अपने उन्होंने समझ से बना लिया, दिखा दिया, जो कि और हार्म पहुंचाता है बल्कि कम्युनिटी को. क्योंकि फिल्मों से हमारा देश इतना ज़्यादा सीखता है, फिल्मों और टेलीविज़न से. जिस तरह के कपड़े पहनने हमें वो पहनने, जिस तरह से वो बात करने हमें वो बात करने, जिस तरीके से डायलॉग है झुकेगा नहीं, उस पर वो सारे के सारी पूरा भारत झुकेगा नहीं शुरू हो जाता है. तो फिल्मों का, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है वो नेगेटिविटी फैलाने में. पर अब थोड़ी समझदार हो गई है, जहाँ पे वो एक पॉजिटिव पोर्ट्रेल भी डाल रहे हैं, वो थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहे हैं. तो आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अ गुड स्टार्ट. पर मेरे को चाहिए कि, मेरा हमेशा से एक ही कंप्लेन रहा है कि जब एक ट्रांस व्यक्ति का कैरेक्टर होता है तो बहुत विनम्र, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट you should take a transgender person. You should not put any other man into drag and make this person act as a trans person. वो गलत है. हमारे यहाँ इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे उनमें क्षमता है करने की, बट दे आर नेवर गिवन अ चांस. फॉर एग्जांपल, जब विकास खन्ना ने मेरे साथ फिल्म करी थी, हम लोगों ने एक फिल्म में काम किया था, लास्ट कलर, वो लोग इतने डरे हुए थे जब तक मैं सेट पे नहीं पहुंची. उनको ये लगा कि पता नहीं कौन आ रही है, ट्रांस है, वो टैंट्रम करेगी, इनको तो झेलना बड़ा मुश्किल है. आप मानोगे नहीं, मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ, शी इज़ बिकम माई फ्रेंड, हर नेम इज़ बर्नाली, हम लोग आधा 1 घंटा एक साथ बैठे हैं. शी वाज पैटिंग जोर से, पटाख से मेरे पीठ पे मार के कह रहे, हाय मैं तो डरी हुई थी बहुत, तू तो ठीक ठाक निकली. दैट्स व्हाट शी सेड, तू तो ठीक ठाक निकली. मैंने, यही तो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप है. आप ट्रांस को जानते ही कितना हो. आप किसी जून जुलाई की महीने में AC गाड़ी में बैठ के, उस शीशे के इस तरह बैठ के एक ट्रांस व्यक्ति को जानते हो, और कितना जानने की कोशिश करते हो. इतनी सी खिड़की खोलोगे, वो भी आपकी इच्छा हुई तो 5 रुपये या 5 का सिक्का या 1 रुपये देने के लिए. दिस मच
of energy and effort you have put in to know another person. So अगर ये communication gap रहेगा, if you do not know another person, then how you आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम बदलाव लाएंगे? आप नहीं ला सकते. एट द सेम टाइम टेगोर इंटरनेशनल जैसे स्कूल है, वहाँ पे पूरा उनका एक अलग से ग्रुप बना है जो ट्रांस व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, उनको बुलाते हैं एज अ स्पीकर, डिफरेंट डाइवर्स पीपल के साथ करते हैं. तो मुझे लगता है सब जगह ये थोड़ा बहुत बदलाव आना चाहिए. एग्जैक्टली मैम. क्या है ना कि एज अ समाज, जो हम समाज बात कर रहे हैं, तो जो समाज में जो प्रेवलेंट जो मेल या फीमेल जो जेंडर्स हैं, इन्होंने कभी भी अपनी साइड से कोशिश नहीं करी ट्रांस को समझने की. आई थिंक वो अब वो थोड़े थोड़े बदलाव आ रहे हैं, बट और भी होने चाहिए. भी हमें उन्हें अपने फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, वो जो एक सोसाइटी जो है उसमें हमें उन्हें इंक्लूड करना चाहिए. आई थिंक दैट वुड बी द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. इससे याद है मैम, बहुत सारे लोग हैं जो इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं. दे माइट बी सिस, दे माइट बी ट्रांस, एनीवन, पर उनको पता नहीं है कि वो कैसे आए, कैसे मदद करें. तो आप अगर उनको थोड़ा गाइडेंस दे पाए कि कैसे वो आके, क्योंकि वो करना चाह रहे हैं पर उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि कैसे वो. नहीं, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगी. आज के दिन में कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहे ना, वो फट से करना चाहता है. वो किसी को कहीं धमाका करने के लिए कुछ सामग्री जुटा के वो कॉम्बिनेशन करना चाहो तो गूगल पे सब अवेलेबल है. देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल. इट्स अबाउट योर एफर्ट. जैसे आपको मेरे से कांटेक्ट करना, तो यू मस्ट हैव डन सम काइंड ऑफ रिसर्च, यू मस्ट हैव गूगल, यू मस्ट हैव आस्क्ड समबडी एल्स. तो अगर आप मदद करना चाहते हो, सिंपल है, गूगल में उठाओ, आप पूछो, देखो नियर बाय LGBT ऑर्गेनाइजेशन, नियर बाय LGBT ग्रुप. बी just go, don't go with the intention of helping, just go with the intention of at least start from understanding कि क्या हो सकता है. बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, अच्छा हम ट्रांस व्यक्ति के लिए ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. मैंने बोला नो, वी आर नॉट वर्किंग दिस वे. यू हैव टू कम, सिट विथ अस, अंडरस्टैंड व्हाट आर आवर नीड्स, तब आप डिज़ाइन करो, तब आप बनाओ. घर बैठे बैठे कोई नहीं कर सकता. तो मेरे लिए मे बी आई एम बिट क्रूड, maybe this is not a nicer way. I could have always said कि reach out to us, this is our logo, this is our Insta, this is what. but मैं कहती हूँ, आप कहीं भी हो, भारत के किसी भी कोने में हो, देश के, दुनिया के किसी भी कोने में हो, the easiest way is start from आप अपने आप से शुरू करो. अपनी उंगलियाँ उठाओ, अपनी आंखें खोलो, अपने फ़ोन में देखो, ढूंढो, पता करो, और एक एफर्ट तो करो. क्योंकि जैसे होता है ना कि अगर एक पुरुष भारत में एक मर्डर कर दे, बहुत बड़ा केस हो जाए, तो अगले दिन ऐसा तो नहीं होता कि सारे के सारे पुरुष क्रिमिनल हो जाते हैं. कोई महिला कुछ ऐसा कर दे, जो आजकल बहुत ट्रेंड में देखने में आ रहा है, तो सारी महिलाएं तो वो नहीं होती ना. हमारे साथ मजबूरी ये है कि अगर एक रेफरेंस उनके पास होता है कि उस ट्रांस ने ऐसा किया था, तो उस ट्रांस के साथ मेरा एक ऐसा किस्सा हुआ था, इसीलिए हम थोड़े ऐसे बैकफुट हो गए. ऐसा नहीं होता. हमारी कम्युनिटी में भी हो सकता है कि सब लोग अच्छे ना हों, कुछ क्रिमिनल भी हों, कुछ अच्छे भी हों, जैसे पुरुषों के समाज में है, जैसे महिलाओं के समाज में है. तो ये नज़र बदलनी पड़ेगी और मदद करनी है. मदद नहीं करनी, साथ चलना है और साथ समझना है, तो आप रीच आउट करें. यू शुड रीच आउट. अभी तो हर शहर में कोई ना कोई संस्था है, NGOs हैं, ग्रुप्स है, और कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट होते रहते हैं. जैसे प्राइड परेड होता है, आप शुरुआत वहाँ से करें. इट जस्ट सच अ फैबुलस थिंग. आप वहाँ जाए, सेलिब्रेट करें, उनको समझे. सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि आपको वो चश्मा, जजमेंट वाला चश्मा उतार के जाना पड़ेगा. ट्रू ट्रू, आई डू एग्री. और ये बात सही है. तो मैम एक और सवाल था जो मेरा था कि अगर जैसे कोई यंग ट्रांसजेंडर है, जिसको अभी अभी समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर एक स्ट्रगल होगा, उसको नहीं समझ में आ रहा होगा मुझे क्या करना है, अपने आइडेंटिटी से उसका स्ट्रगल है, और उसको एक सपोर्ट चाहिए होगा. तो आपका उन लोगों के लिए क्या, जो भी सुन रहे होंगे, शायद उनमें से बहुत लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, देखेंगे, और वो भी सुनना चाहते हैं आपसे कि मतलब उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, आप
या देखिए, जो यंग हैं, जो अभी अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग जेंडर बाइनरी, दिस इज़ हाउ योर पेरेंट्स मेक यू ग्रो, एंड वो यस, आपको डाला होता है, लड़के हो तो ये करो, लड़की है तो ये करो। फिर अपने एडोलसेंस में, आपकी प्यूबर्टी में आपको ये समझ आ रहा है, और अगर आप देख रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि लाइफ अच्छी खासी है, समय है उसमें। अगर आप अपने 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 25 के आसपास में हो, तो सबसे पहले मैं हर उस वर्ग को जो उनकी पर्सनल चीज़ों की वजह से पिछड़ा कर दिया है समाज ने, मैं उनके लिए बोलती हूँ, गेट योर एजुकेशन फर्स्ट, डोंट डू एनीथिंग, डोंट थिंक ऑफ ट्रांजिशनिंग। अगर आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए थोड़े दिन हिडन भी रहना है तो हिडन रहो, कोई बात नहीं, आपके पास ट्रांजिशन का टाइम है। सबसे पहले आप पढ़ लो, कम से कम अपनी स्कूलिंग ख़त्म कर लो, अपना ग्रेजुएशन कर लो, और जिस दिन आपको एक पहली नौकरी लगेगी उस 24-25 साल में, और आप कमाने लग जाओगे, तो एक तो पेरेंट का भी वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और सोसाइटी ये वरीड होते हैं, क्योंकि उन्होंने रोल मॉडल्स कौन देखे हैं? भीख मांगते हुए लोग, दह बेचते हुए लोग। तो उनको लगता है, ओह माय माय चाइल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन, वो ये बनेगा, वो भीख यस, मांगेगा। तो जैसे ही आप ये कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, आप समझदारी वाली बात करने लगते हो, आपके पास महीने की इनकम है, कंपनीज अपना इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी का सिस्टम चलाती है, जहाँ पे आप ट्रांजिशन भी करो तो उसी जगह आप काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है जब आप सक्षम हो जाते हो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उन बच्चों के लिए जो अभी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, मैं उनको बोलूँगी कि अभी सिर्फ आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है। क्योंकि जो व्यक्ति पाँव पे खड़ा हो जाता है आज के दिन पे, अगर मेरे को जितना प्यार घर से, मेरे रिश्तेदारों से, जितने लोगों को मैं एक समय पे जानती थी, जो मुझे देख के थोड़ा हंसते थे, मुस्कुराते थे, दे यूज्ड टू गिव मी दिस सिली स्माइल सेइंग दैट whatever, I don't even want to say all this stuff, but they now give me respect because they know that I'm not begging a traffic signal, I'm not doing sex work. And I don't say sex work is bad, every work should be respected, but sex work is only, I have a respect in those cases where if I want to do sex work, it is not that I do not have any option, that is why I'm forced into sex work. जबरदस्ती वाले का नहीं है, अगर वो कर रहे हैं अपनी मर्जी से, कोई भी महिला, पुरुष या ट्रांस या कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो इट शुड बी रिस्पेक्टेड, उनको सेफ्टी भी सब कुछ होना चाहिए। पर इसलिए करना पड़ रहा है कि मजबूरी है, इसीलिए करना पड़ रहा है कि समाज ने कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं छोड़ी जहाँ पे हम अपना ख्याल रख सके, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। तो बच्चों को तो अपना पढ़ाई करना चाहिए अभी, और अपनी नॉलेज में रहो, अपना कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, क्योंकि ट्रांजिशन का भी एक समय होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने सोचा कि चीज़ें बदल जाएंगी और कल आप assigned male and you were growing up as a male person, and one day when you turn 18 and आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ड्रेस पहन के अपनी मम्मी पापा के सामने चली जाऊँ और मैं बोलूँ मैं तो ट्रांस हूँ, उनको भी शॉक लगेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर प्रोसेस स्लो होता है एंड यू गिव टाइम टू यू नो ईच अदर, तो चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। पर पढ़ लो, पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। बचपन में आई डोंट नो, मेरी मम्मी झारखंड से है, शी इज़ अ ट्राइबल वुमेन, शी इज़ नॉट शी नेवर वेंट टू स्कूल, कभी स्कूल नहीं गए। पर कहते हैं ना, वो क्वालिफाइड नहीं है, शी डू नॉट हैव एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर वो एजुकेटेड है। एजुकेटेड मतलब समाज का जो ज्ञान होता है वो होता है। तो मेरी माँ ने मुझे बचपन में बोल दिया था, विथ माई यूजिंग माई डैड नेम, XYZ, if you want to live your life how you want for yourself, the best thing is you to get your education. और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। वरना हो सकता था मैं भी 18 साल की होती, अपना घर छोड़ देती, कहीं चली जाती, मैं पढ़ती नहीं, मैं भी वही सारे काम करती जो अभी सारे लोग कर रहे हैं। वो रश में थे, तो वो रश नहीं करना है। डोंट रश, प्लान। आज के दिन में तो आपको शादी करनी हो, छोटा से छोटा चीज़ करना हो, सबकी प्लानिंग होती है, आइटिनरी में डाल के रखते हैं। तो ये लाइफ है, आप सक्षम बन जाओ, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि आप कुछ भी करोगे ज़िंदगी में, यू विल गेट रिस्पेक्ट। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड दैट दिस इज़ ओनली
what I want to share. Your identity is very important, but सक्षम होना is more important. मैम एक छोटा सा सवाल है, लाइक ट्रांजिशन मार्केट इज़ वेरी ह्यूज इन थाईलैंड एंड साउथ कोरिया, लॉट ऑफ प्लेसेस, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया. हाउ इज़ इट इन इंडिया? इंडिया में कैसा है ट्रांजिशन मार्केट? अब चीज़ें थोड़ी बदलने जा रही हैं अब, क्योंकि जब से नालसा जजमेंट हुआ, जब से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इतनी एक्टिवली ट्रांस व्यक्तियों को सपोर्ट कर रही है, नॉट ओनली स्किलिंग, एजुकेशन, शेल्टर्स, बट ऑल्सो इन द हेल्थ सिस्टम. उन्होंने आयुष्मान भारत TG++ कार्ड लाए हैं, जिसके अंदर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सालाना 5 लाख रुपए का बेनिफिट है. तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, जिसके अंदर आपकी कॉस्मेटिक सर्जरीज, आपके हार्मोन, वो सारी चीज़ों का वो लोग ध्यान रखेंगे. तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है. और मुझे पता नहीं, मैं गलत हो सकती हूँ, थोड़ा गूगल करके ढूंढना पड़ेगा. किसी और सरकारों ने इतना अच्छा बेनिफिट दिया नहीं है शायद, इवन इन साउथ एशिया, आई डोंट नो, और किसी और कंट्री में है. तो अभी तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने तो ट्रांसजेंडर को तो ऐसे मुंह मोड़ लिया है, तो उनका क्या ही बोले. उनके ज्ञान पे, उनकी उपलब्धि पे, उनकी क्या नाम है, सक्षम होने पे हम क्या ही टिप्पणी करें. पर आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली, आई थिंक दे नॉट ओनली रिस्पेक्टिंग कम्युनिटीज़, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू इंश्योर दैट जो हमारी जगह इतिहास में थी ना, हम राजघरानों में हम लोग सिर्फ नाच गाने के लिए नहीं होते थे. वी यूज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप लीड एडवाइजर्स. हम एडवाइजर्स का काम करते थे वहाँ पे. देयर हैव बीन सम फैबुलस जनरल्स, मिलिट्री जनरल्स. हाँ, बहुत सारी चीज़ें अगर इतिहास देखेंगे एंड ऑल, या तो ये सरकार हमें उसी जगह पे लाना चाहते हैं. तो हो सकता है कि भविष्य में जिस तरीके से अभी हमारा मंत्रालय काम कर रहा है और हमारी सिस्टम काम कर रही है, हो सकता है कि हम भी संसद में बैठे हों, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हों. और हम लोगों में हमने इतना तो देखा है, हमारे साथ समाज में हम लोग जब तक यंग और ये सारी चीज़ें होती है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है और थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है, तो हम थोड़ा रश करते हैं अपना ध्यान रखने के लिए, चीज़ें बटोरने के लिए. बट जब एक एज आती है ना 40s 50s के अराउंड, तो हमें पता होता है कि हम किसी के लिए छोड़ के जा नहीं सकते, हम खुद लेके जा नहीं सकते. तो हम जितना भी है हम समाज के लिए वो करके जाते हैं. आज के दिन में भी देखोगे आप, मोहल्लों पे या कॉलोनीज़ में गुरुज जो होते हैं, वो अंडर प्रिविलेज गरीब लोगों की लड़कियों की शादी कराते हैं. They give back. I think we as a transgender person, though we have been rejected, we do understand what rejection feel like. So we believe in giving. We believe in giving because we understand. ये गलत भी हो सकता है कि हम देंगे तो हमें प्यार मिलेगा. आज हम किसी के साथी भी रखते हैं तो हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें प्यार मिलेगा. प्यार हमारे लिए ऐसी चीज़ हो गई कि हम अपनी जान भी दे दें, ऐसी चीज़ हो गई है. तो आई थिंक वी आर डूइंग गुड, और आगे बहुत उम्मीद है हमें इससे. ट्रांजिशन का मार्केट भारत में अभी तक बहुत महंगा रहा है. जो प्राइवेट सेटअप्स हैं जहाँ पे टॉप सर्जरीज, बॉटम सर्जरीज, इन सब के अलग अलग वो हैं. और दूसरा दुखद ये भी है कि जो डॉक्टर्स हैं कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ सेटअप में, वो ट्रेन भी नहीं है. उनको पता नहीं है कि सर्जरी किस तरीके से करनी है. उनको एक वेग सा आइडिया है और दे समहाउ एक्सपर्ट, दे डू इट. बट इसमें भी एक आपको ट्रेनिंग चाहिए. WPATH की गाइडलाइन है जो आज के दिन में फॉलो करी जा रही है, जहाँ पे आपका हार्मोन्स है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग है, आपका जेंडर डिस्फोरिया के लिए सर्टिफिकेट्स हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. इट इज़ अ प्रोसेस. आप आज से कुछ 20-25 साल पहले की भी बात करो तो सिंपल तरीका ही होता था कि सीधे कैस्ट्रेट कर देते थे विदाउट एनेस्थीसिया एंड एनीथिंग. 10 में से 1 लोग मरते थे. और एक ही इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल सर्जरीज करने के लिए करते थे. किसी को HIV हो तो दूसरे व्यक्ति को HIV जा सकता है. किसी और तरह का ब्लड से होने वाला बीमारी हो तो वो जा सकता है. पर हम लोग सीख रहे हैं. अब ये जो मंत्रालय ने किया है, ये 5 लाख रुपए का बेनिफिट ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, और ये इम्पैनल कर रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों को, तो ये बहुत अच्छा काम है. अभी एम्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे उन्होंने पूरा एक सेंटर ट्रांस को डेडिकेटेड किया है. आपका
RML है जिसके एक हफ्ते में एक दिन, पर उससे भी मुझे थोड़ा दुख है कि हमें हफ्ते में एक दिन नहीं चाहिए, हमें हफ्तों में 7 दिन चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यू नो, It is not a luxury. it is It not is a a luxury, necessity. it is a need, and it is a Yes. very essential need. And you do not know, you're not going to wait till Friday to get sick. You're not going to wait till Friday to see a doctor to, understand what you're going through. It is very important for a health. You have to be there 24 into 7. रुद्रानी मैम, थैंक्स अ लॉट, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला. बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, बहुत कुछ एक दूसरी पर्सपेक्टिव हमें समझने को मिली. एंड आई थिंक ये एज अ ह्यूमन वी नीड टू नो, वी नीड, इट हेल्प्स अस इन आवर डेवलपमेंट, ग्रोथ. और कहीं ना कहीं समाज को भी, मतलब शायद हमारे माध्यम से उन्हें भी कुछ सीखने को मिले. रुद्रानी मैम, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आई. एंड यू रियली रियली मतलब हेल्प्ड अस ब्रॉडन आवर होराइजन. और कहीं ना कहीं शायद हम अपने तरफ से ये कोशिश कर सकें कि जो आपकी बात है, जो एक वाइडर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो एक उम्मीद है, वो हम समाज में लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सकें, ताकि शायद हम एक इंक्लूसिव भारत जिसका सपना हम देख रहे हैं, शायद हम उसे फुलफिल कर पाए. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. Thank you, Ayush, and thank you, Indie Talks, for your podcast. I think this is a fabulous, and also at the same time, हमें इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है. इंक्लूसिव हम थे, हम भूल गए, बस हम अपनी यादों को दोबारा ताज़ा करके वही सारी चीज़ें करेंगे. I wish you best of luck and Thank you hope we मैम. get to see more of your work. श्योर मैम, Thank थैंक्स अ you. लॉट मैम.